अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो स्टडीज कैसी चल रही हैं आप लोगों की? सर पिछले सेमेस्टर से तो बेहतर है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में थोड़ी चीजें मतलब फर्स्ट टाइम था ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। जी हाँ, ट्रांजिशन, इसी का नाम है ट्रांजिशन। यस सर। अगर ये 1-2 सेमेस्टर और चल गया तो फिर आपको टाइम लगेगा फिजिकल क्लासेस में एडजस्ट होने में। यस सर, एग्जैक्टली। ओके जी, तो यहीं तक हमने बात की थी हमारे प्रीवियस सेशन में, ओपिनियन लीडर्स तक। ठीक जी, ओपिनियन लीडर्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके थे कि ओपिनियन लीडर्स पिरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस में सबसे टॉप पर जो है वो ओपिनियन लीडर्स एग्जिस्ट करते हैं। प्रोफेसर्स और अपने एक्सपर्ट्स, अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, वो लोग होते हैं ओपिनियन लीडर्स, जिनका के ओपिनियन मार्केट में एक वैल्यू रखता है और दूसरे जो उनके मेडिकल कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको लीड करता है। ठीक जी, तो नॉलेज और इन्फ्लुएंस इसी तरह से इसी डायरेक्शन में जो है वो फ्लो डाउन करती है। इसलिए फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में जब हम किसी प्रोडक्ट के लिए मार्केट में रीच आउट करते हैं तो सबसे पहले ओपिनियन लीडर्स को रीच आउट करते हैं, ताकि उनके थ्रू ये नॉलेज और इन्फ्लुएंस जो है वो ट्रांसफ़र होता है लोअर लेवल पे, और ये ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम एक जीपी के लेवल से चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, इनकी नीड्स वगैरह हमने देख ली थी, मोटिव्स हमने देख लिए थे, किस तरह से हमने इन्हें अप्रोच करना है, ये चीज़ भी देख ली थी। ठीक है, और एक रेस्पेक्टफुल वे में ओपिनियन लीडर्स को हमने अप्रोच करना होता है। फोर्सफुल सेलिंग जो है वो नहीं करनी होती ओपिनियन लीडर्स को। अच्छा जी, देन प्रेस्क्राइबर्स। तो प्रेस्क्राइबर्स में हमारे पास ओपिनियन लीडर्स भी हैं, और फिर पिरामिड और इन्फ्लुएंस में जो दूसरे लेवल पे प्रेस्क्राइबर्स हैं, दूसरे लेवल पे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो हमारे पास प्रेस्क्राइबर्स लेवल पे हैं। उसमें से स्पेशलिस्ट भी हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स वगैरह भी हैं। ठीक है, तो जब हम मार्केट में रीच आउट करते हैं प्रेस्क्राइबर्स को, तो हमें इनिशियली ये देखना होता है कि फिजिशियन की थेराप्यूटिक क्लास जो है वो कौन सी है, किस तरह की थेराप्यूटिक प्रैक्टिस ये पेशेंट कर रहा है, उसकी अपनी थेराप्यूटिक क्लास कौन सी है। इवन के जनरल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो भी बाज़ औक़ात एक स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस जो है वो कर रहे होते हैं। खुर्रम ज़फ़र, आपका माइक ऑफ कर सकते हैं आप? ठीक जी, तो प्रेस्क्राइबर्स हमारे पास बाय क्वालिफिकेशन भी स्पेशलाइज्ड होते हैं और बाय प्रैक्टिस भी स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक, जैसे कि हमने कई जो है वो प्रेस्क्राइबर्स को ऐसे देखा कि जिनकी स्पेशलिटी गायरी की थी बाय क्वालिफिकेशन, लेकिन उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा स्टेबल थी इन पीडियाट्रिशियंस बाय प्रैक्टिस। इसी तरह से जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस भी किसी एक गिवन एरिया में ज़्यादा डेवलप हो सकती है एज कम्पेयर टू अदर थेराप्यूटिक एरियाज। तो जब हम मार्केट में अप्रोच करते हैं एक फिजिशियन को, जब हम टारगेट करते हैं कि इस फिजिशियन पे हमने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना है, तो उस फिजिशियन की हमें थेराप्यूटिक क्लास पता होनी चाहिए, राइट। देन हमने ये डिसाइड करना है कि उस फिजिशियन पे हमारी जो कंपनी की प्रोडक्ट है वो कौन सी है, जो कि
उस फिजिशियन पे फिट हो सकती है, उसी थेराप्यूटिक क्लास या उसी थेराप्यूटिक प्रैक्टिस में की जो नीड्स हैं उसको बेस्ड आंसर कर सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में बैठा हुआ हर फिजिशियन, मार्केट में मौजूद हर फिजिशियन, हर प्रेस्क्राइबर जो है वो हमारा कस्टमर बन जाए। ये डिपेंड करता है कि उसकी थेराप्यूटिक क्लास क्या है और उस थेराप्यूटिक क्लास को मीट करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट कौन से हैं। ठीक है जी। अच्छा, देन एक हमारे पास प्रोसेस है ब्रीफली जिसको हम कह सकते हैं कि ये डिसीजन प्रोसीजर है प्रेस्क्राइबर का। प्रेस्क्राइबर जब डिसीजन प्रोसीजर लेता है किसी प्रोडक्ट को प्रेस्क्राइब करने के लिए, तो उसके किस स्टेज पे जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट को फिट कर सकते हैं। पहले तो हमने ये देख लिया कि जी फिजिशियन की थेराप्यूटिक क्लास है कौन कौन सी थेराप्यूटिक क्लास उसकी प्रैक्टिस में आती है, राइट। लेट से कि एंटीबायोटिक्स तकरीबन ही हर फिजिशियन की जो है वो प्रैक्टिस में आ रही होती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक ऐसी जो कि सर्जरी के लेवल्स पे जाके काम आती हैं, और एंटीबायोटिक्स ऐसी जो कि पीडियाट्रिक्स की जनरल ओपीडी में काम आ रही होती हैं। किस तरह की एंटीबायोटिक हम इस फिजिशियन के पास लेके जा सकते हैं, इस फिजिशियन को किस तरह की एंटीबायोटिक प्रमोट कर सकते हैं। वो जो फिजिशियन है अगर उसकी सर्जिकल पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक उसकी थेराप्यूटिक क्लास है, तो इस तरह की कोई एंटीबायोटिक है हमारे पास, तब हम उस फिजिशियन के पास जाएंगे। ठीक जी। और अगर जनरल प्रैक्टिस में उसकी एंटीबायोटिक की नीड्स है, तो वहाँ पर हमारे कौन सी प्रोडक्ट्स उसकी नीड्स को मीट करते हैं। एक प्रेस्क्राइबर जब डिसीजन लेता है प्रोडक्ट को प्रेस्क्राइब करने का, तो उसमें सबसे पहले वो प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करता है कि प्रॉब्लम पेशेंट को क्या है। प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ डिजीज भी हो सकती है, जो सिम्टम्स पेशेंट लेके आ रहा है, जो प्रॉब्लम पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है क्लिनिक में डॉक्टर के पास, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, ना सिर्फ ये कि ये प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ डिजीज, बल्कि थेराप्यूटिक मैनेजमेंट में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि पेशेंट को अगर एंटी एलर्जिक की नीड्स है, लेकिन पेशेंट का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि वो किसी भी गिवन डे पे अपनी वर्किंग डे को कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, तो उसकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसकी क्या हुई कि सेडेशन की वजह से वो अपनी वर्किंग डे को कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, रेस्ट पे नहीं जा सकता। उसकी प्रॉब्लम है कि अब उसे सेकंड जनरेशन इस तरह के एंटी एलर्जिक्स, एंटी हिस्टामिन्स चाहिए जो कि नॉन सेडेटिंग हो, राइट। किसी तरह का प्रोडक्ट से साइड इफेक्ट आ रहा है, किसी एंटीबायोटिक से, जिस तरह पेशेंट कहता है कि जी मेरा जीआईटी टॉलरेट नहीं कर पाता इस एंटीबायोटिक को, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब थेराप्यूटिक मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है डॉक्टर के सामने, उसको उसने रिकग्नाइज करना है। रिकग्नाइज करके वो इंफॉर्मेशन सर्च करेगा कि अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस या मेडिसिनल चॉइसेस क्या हैं जो कि इस प्रॉब्लम जो सामने आई है उस प्रॉब्लम को ट्रीट कर सके, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। उसके लिए वो इंफॉर्मेशन सर्च करता है कि जितने भी अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और क्या क्या मेडिसिनल चॉइसेस अवेलेबल हैं किसी प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए। ठीक है, तो ये अवेलेबल ट्रीटमेंट्स और मेडिसिनल चॉइसेस जब उसके जहन में आती हैं, तो वो इवेलुएट करता है डिफरेंट थेराप्यूटिक अल्टरनेटिव्स को। ठीक, जितने भी थेराप्यूटिक अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बेनिफिट्स और उनके डिसएडवांटेजेस को इवेलुएट करता है, एक दूसरे से कंपेयर करता है कि किस तरह की चीज़ बेस्ट होगी in terms of advantages या disadvantages, cost, administration, ease of administration, dosage, ये सारी चीजें। ठीक है, तो पहले उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए वो देखता है कि क्या क्या चीज़ें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अवेलेबल हैं, और फिर उनको इवेलुएट करता है एक प्रेस्क्राइबर। ठीक है जी, देन इवेलुएट करने के बाद एक्चुअल प्रेस्क्रिप्शन डिसीजन वो लेता है।
ऑन द बेसिस ऑफ द इवेल्युएशन, जो चीज़ उसने इवेल्युएट की, इवेल्युएशन की बेसिस पे अपना एक्चुअल प्रिस्क्रिप्शन डिसीजन लेता है। और प्रिस्क्रिप्शन डिसीजन के बाद, प्रिस्क्राइब करने के बाद, एक पोस्ट प्रिस्क्रिप्शन असेसमेंट भी करता है पेशेंट के फॉलोअप के बाद, कि इस स्टेज पे प्रिस्क्राइबर ने जो डिसीजन लिया उसका बेनिफिट किस तरह से पेशेंट को पहुंचा। ठीक, अगर कोई नॉन कंप्लायंस आई है पेशेंट को, कोई साइड इफेक्ट आया है या थेराप्यूटिक बेनिफिट जो है वो पेशेंट को नहीं मिल सका, तो उसकी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, वो उसको पोस्ट प्रिस्क्रिप्शन असेसमेंट में असेस करता है। अच्छा जी, तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो चंद स्टेजेस हैं जहां पर कि हम प्रिस्क्राइबर को अप्रोच कर सकते हैं, वहां पर कि जहां पे प्रॉब्लम रिकग्नाइज होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम ये है कि जी पेशेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ अगर रिपोर्ट हो रहा है, तो वो ऑलरेडी 2 या 3 दिन जो है वो कोई ना कोई एंटीबायोटिक खुद से ही लेकर आ रहा होता है। जी उसकी बात नाउ लेट से कि प्रिस्क्राइबर जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पेशेंट को लीवोफ्लोक्सासिन देना चाहता है, लीवोफ्लोक्सासिन। लेकिन पेशेंट अगर खुद पहले से ही जो है वो 1-2 डोजेस खुद से ही घर पे जो है वो ऑलरेडी लीवोफ्लोक्सासिन रखी हुई थी, या किसी और को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी तो उसने भी खा ली, अब वो ऑलरेडी जब लीवोफ्लोक्सासिन खा के आ रहा है, तो इस तरह का पेशेंट एक्सपेक्ट नहीं करेगा प्रिस्क्राइबर से कि वो दोबारा उसको लीवोफ्लोक्सासिन दे। अब ये एक प्रॉब्लम है कि इस रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए और इस प्रिस्क्रिप्शन को बेहतर करने के लिए अब क्या एंटीबायोटिक उसमें इंक्लूड की जाए, ये प्रॉब्लम हमारे सामने आया। अब इस स्टेज पे हम जाएंगे कि जी चूंकि लेवोफ्लोक्सासिन एक इतनी कॉमन एंटीबायोटिक हो गई है कि पेशेंट जो है खुद से खा के आ रहे होते हैं, तो हमारे पास जो है वो मोक्सीफ्लोक्सासिन सबसे लेटेस्ट जो है वो क्विनोलोन है, तो मोक्सी को हम यहाँ पे फिट कराते हैं जहाँ पर के प्रिस्क्राइबर प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करता है। अच्छा जी, आप कोई प्रॉब्लम रिकग्नाइज करने के बाद जब वो अवेलेबल ट्रीटमेंट और मेडिसिनल चॉइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन उसके जहन में जब गर्दिश करती है, तो उस इंफॉर्मेशन में हमारी प्रोडक्ट यहाँ पर आती है या नहीं आती। ठीक जी, लेट से कि पेशेंट प्रिस्क्राइबर पेशेंट को ओमेप्राजोल देना चाहता है, ठीक है जी। प्रॉब्लम उसके पास आई एसिडिटी की, प्रॉब्लम रिकग्नाइज करती है, प्रॉब्लम रिकग्नाइज करने के लिए उसके जहन में ऑप्शंस आते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब जब उसके प्रिस्क्राइबर के जहन में ये इंफॉर्मेशन सारी घूमती है, तो वहां पर हमारी प्रोडक्ट उसके जहन में जाती है या नहीं जाती। ठीक जी, पीपीआई फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पीपीआई है, तो पीपीआई भी उसके जहन में आता है या नहीं आता, और जब पीपीआई उसके जहन में आता है, पीपीआई उसने सेलेक्ट कर दिया, तो H2 रिसेप्टर के अगेंस्ट में किन बेनिफिट्स के ऊपर उसको तरजीह देगा, हमें वो पॉइंट्स, वो बेनिफिट्स, वो कंपेरेटिव एनालिसिस प्रिस्क्राइबर को प्रोवाइड करना है, जिसकी बेसिस पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को प्रेफर करे प्रिस्क्राइबर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के ऊपर। अगर हम सपोज ये कर देते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की प्रोडक्ट है, H2 रिसेप्टर हमारा कंपटीटर है, तो हमने बेनिफिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बताने हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्यों सिलेक्ट करे एक प्रिस्क्राइबर वर्सेस H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। उसके बाद जब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का फैसला वो कर लेता है, उस इंफॉर्मेशन को सर्च आउट कर लेता है, तो उस इंफॉर्मेशन में हमारा ब्रांड, हमारी प्रोडक्ट का जो ब्रांड है, क्योंकि ओमेप्राजोल तो बहुत सारे हैं, हंड्रेड्स ऑफ ओमेप्राजोल जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें से हमारी प्रोडक्ट उसके जहन में आती है या नहीं आती, ये चीज़ें हमने मेक श्योर करनी है अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, प्रिस्क्रिप्शन डिसीजन ले लिया, उसके बाद जब पोस्ट प्रिस्क्रिप्शन असेसमेंट प्रिस्क्राइबर करता है, और उसमें अगर किसी किस्म के साइड इफेक्ट या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें कि प्रिस्क्राइबर समझता है कि ये प्रोडक्ट मुझे नेक्स्ट टाइम प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, तो ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पोस्ट प्रिस्क्रिप्शन असेसमेंट को एनालाइज करे
कि उसमें एक्चुअल जो डिफ़ॉल्ट है वो प्रोडक्ट का है, प्रिस्क्राइबर का है, या पेशेंट का अपना है, या कहीं और कोई प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से प्रिस्क्राइबर नेक्स्ट टाइम नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहता उस प्रोडक्ट को। तो इस तरह के डिसीजन को हमने रोकना है, हर्डल को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो हमने ब्लेम नहीं आने देना है। और अगर प्रिस्क्राइबर ये समझता है कि पोस्ट प्रिस्क्रिप्शन असेसमेंट में प्रोडक्ट बहुत अच्छी निकल के आई है, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आए, तो उन बेनिफिट्स को जो है वो एंडोर्स कराना है प्रिस्क्राइबर के पास, मजीद उसको अच्छे से उसके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और प्रोडक्ट का नाम जो है वो याद दहानी उसको करा देनी है, ताकि जब भी वो एक गिवन प्रॉब्लम के अगेंस्ट कोई प्रोडक्ट लिखना चाहे और वो प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो, तो हमारा ही ब्रांड उसके जहन में आए, उसी ब्रांड को वो प्रिस्क्राइब करे। ठीक है। देन फार्मासिस्ट के भाई क्या क्या नीड्स हैं, फार्मासिस्ट की क्या नीड्स हैं, फार्मासिस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जी भाई, आपके ख्याल? फार्मासिस्ट इन्फ्लुएंस किस तरह से करता है प्रिस्क्रिप्शन को? मुर्तज़ा एक फार्मासिस्ट किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है ये प्रिस्क्रिप्शन को? जी सर। ये फार्मासिस्ट किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा? हमने लिखा है ना कि फार्मासिस्ट भी इन्फ्लुएंसर्स में शामिल है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स में शामिल है। फार्मास्यूटिकल स्टेक होल्डर्स के इन्फ्लुएंसर्स में फार्मासिस्ट है। तो प्रिस्क्राइबर का तो हमने देखा था कि प्रिस्क्राइबर प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करेगा तो वो पेशेंट कंज्यूम करेगा, इसलिए वो इन्फ्लुएंस करता है इस प्रोसेस को। फार्मासिस्ट किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है? सर फार्मासिस्ट तो कस्टोडियन है समझने मेडिसिन का, तो वो सब चीज़ें बताएगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स है, उसके मेडिसिन यूज़ और एडवर्स रिएक्शंस। नहीं, प्रिस्क्रिप्शन के डिसीजन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा? जी तैयबा, आप बताएं। सर जैसे कि अगर कोई मेडिसिन लेने से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है उसका, लाइक के उसको खाने से पहले लेना था और वो खाने के साथ ले रहा है, तो ठीक है। एसिडिटी वगैरह का कोई उसको इशू हो रहा है, तो इसमें फार्मासिस्ट का रोल होगा कि वो प्रिस्क्रिप्शन जिसने लिखी होगी उसको ये चीज़ बता सकता है कि पेशेंट को ये चीज़ जो है इस तरह के खाने के साथ नहीं देनी, यानी एडवर्स इफेक्ट को जो है वो मिनिमाइज करके प्रिस्क्रिप्शन को जो है वो बेहतर कर सकता है। अच्छा, ठीक हो गया। देखें, आपने एक चीज एक सब्जेक्ट आपने स्टडी किया हो यकीनन, हॉस्पिटल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी। जी, केमिकल के साथ आपने हॉस्पिटल फार्मेसी भी स्टडी किया होगा। आप ये सपोज करें कि जिस तरह हमने एसिडिटी की बात की या अल्सर अल्सर ट्रीट करने के लिए अगर हमारे पास डिफरेंट थेराप्यूटिक ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, उसमें भी हमारे पास साइमेटिडीन है, वेनेटिडीन है, फेमोटिडीन है। इसी तरह से PPI ब्लॉकर में हमारे पास ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल और भी बहुत सारे प्राजोल हैं। अब एक हॉस्पिटल में 500 बेड का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में एसिडिटी के लिए कौन सा मॉलिक्यूल जाएगा ये कहाँ से डिसाइड होता है? अल्सर को ट्रीट करने के लिए कौन सा एसिड सप्रेसिंग एजेंट जाएगा, ये आपने यकीनन पढ़ा होगा कि ये निकल के आता है फार्मूलरी से। फार्मूलरी से यस सर। फार्मूलरी से तो फार्मासिस्ट का रोल यहाँ पर है, फार्मूलरी में उसका रोल बनता है। ये फार्मूलरी में
आप एक गिवन हॉस्पिटल में जो प्रोडक्ट फार्मूलरी में जाएगी, प्रिस्क्राइबर उसी प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करने के पाबंद होंगे और ज़्यादा आसानी से वो प्रोडक्ट पेशेंट को मिल सकेगी एज कंपेयर टू नॉन फार्मूलरी प्रोडक्ट। ठीक है जी। फार्मूलरी कमेटी में प्रेस्क्राइबर्स खुद भी होते हैं, फार्मासिस्ट भी होते हैं, लेकिन अल्टीमेट जॉब जो है वो फार्मासिस्ट की है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट्स को। अब लेट से कि मेरे पास जो है वो पेंटाप्राजोल है, आपके पास जो है वो साइमेटिडीन है। अगर आपने इन्फ्लुएंस करके आपकी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक गिवन हॉस्पिटल की फार्मूलरी में अगर इंक्लूड हो गए, तो उस हॉस्पिटल में आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी एज कम्पेयर टू माई प्रोडक्ट। ठीक है ना जी? अच्छा जी। देन इसी तरह से अगर एक प्रोडक्ट है एट्रोवास्टेटिन, तो एट्रोवास्टेटिन हमारे पास अगर हम सारी 10 मिलीग्राम की रख लें, 20 को काट देते हैं, तो 10 मिलीग्राम के डिफरेंट ऑप्शंस में से एक फार्मासिस्ट कौन सा ब्रांड सेलेक्ट करेगा? ये सारे एट्रोवास्टेटिन है, कोलेस्ट्रॉल लेवलिंग एजेंट है। सर जिसमें साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं आ रहे होंगे और फिर जिस पॉपुलेशन के लिए उसको यूज जो करना है उसके इफेक्टिव स्टडी होगी पे बहुत दिखेगा। सर जो फार्मूलरी में हो गया हॉस्पिटल ठीक है, फार्मूलरी में तो एट्रोवास्टेटिन होगा ना। फार्मूलरी में उनका ब्रांड लिखा जाता है क्या? फार्मूलरी में तो एट्रोवास्टेटिन होगा, ये एट्रोवास्टेटिन है, ये भी एट्रोवास्टेटिन है, ये भी एट्रोवास्टेटिन है, सर ये भी कंपनी एट्रोवास्टेटिन। देखेंगे, अगर मिसाल के तौर पर जीएसके है और एक एटको की बनी हुई है, दोनों चीज़ें या फार्मियो की, तो हम बेहतर ये है कि जो अच्छी कंपनी होगी उसकी प्रोडक्ट लिखेंगे। और सर किस तरह की पॉपुलेशन में इन्फ्लुएंस हमें उसको देना है, वो मतलब अकॉर्डिंग उनकी वो भी देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे। सर कॉस्ट ठीक बेनिफिट है, रेशियो देखेंगे। कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देखेंगे। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है। तो एक बात तो हमारे पास ये आ गई कि ये हम अच्छी कंपनी देखेंगे, तो ये अच्छी कंपनी का कैसे पता चलता है? दो बातें आ गई जी, एक कॉस्ट की बात आ गई, एक अच्छी कंपनी की बात आ गई। ठीक है, दोनों बातें ठीक हैं। तो अच्छी कंपनी का कैसे पता चलेगा? सर जो मल्टीनेशनल होगी। ठीक है, तो मल्टीनेशनल होगी तो इसका मतलब हमेशा कॉस्ट तो फिर ऊपर ही रहेगी। मल्टीनेशनल में कॉस्ट हमेशा ऊपर रहेगी, क्योंकि मल्टीनेशनल जो है वो उनकी अपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट होती है, उनकी पेटेंटेड प्रोडक्ट होती है। और मल्टीनेशनल जब प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं तो एक एक्सपेंसिव रेट पे वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करते हुए ज़्यादा प्राइस पे उसको लॉन्च करती हैं, ताकि ना सिर्फ ये कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उसकी भी कॉस्ट मिल सके, बल्कि जो प्रोडक्ट डेवलप करने पे कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट भी दोबारा हासिल की जा सके और उसी कॉस्ट को फिर दूसरे मालिक्यूल को डेवलप करने में यूटिलाइज किया जा सके। जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो पेटेंट एक्सपायर होने के बाद भी मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को रिड्यूस नहीं करती। इसलिए रिड्यूस नहीं करती तो ये करती कि एक तो उनका इमेज ये चला जाएगा मार्केट में कि जी अगर हम पहले 500 रुपीज़ की एक टेबलेट सेल आउट कर रहे थे इनोवेटिव प्रोडक्ट, अब पेटेंट एक्सपायर हो गया, जेनरिक प्रोडक्ट्स आ गई हैं, अब 200 रुपीज़ की प्रोडक्ट आ गई है मार्केट में जेनरिक। लेकिन अगर हम 500 से अब प्राइस रिड्यूस कर देते हैं तो ये एक नेगेटिव इमेज जाएगा कि अच्छा जी इस कंपनी ने पहले तो बड़ा माल बना लिया, पिछले 5 सालों में बहुत कमा लिया। तो इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए और प्रोडक्ट को डी वैल्यू होने से बचाने के लिए वो अपने उसी प्राइस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक। दूसरा क्राइटेरिया इसका अच्छी कंपनी का हम रख सकते हैं कि एथिकल प्रैक्टिसेस किस कंपनी की ज़्यादा है, और क्वालिटी रेपुटेशन जो है वो किस कंपनी की ज़्यादा बेहतर है, जो कि मार्केट में डिफरेंट इंसिडेंसेस से निकल के आती है। जैसा कि आपको चंद इंसिडेंट्स से याद होगा
एक कंपनी का इंसिडेंस हुआ था कि उसकी प्रोडक्ट से लाहौर के कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल में बहुत सारे कार्डियक पेशेंट्स जो है वो चल बसे थे दुनिया फानी से, और उस प्रोडक्ट में किसी और प्रोडक्ट की कंटामिनेशन हो गई थी, राइट। तो एक अरसे तक आई थिंक शायद अभी तक भी उस कंपनी का दोबारा वो नाम जो है वो मार्केट में स्टेबल नहीं हो सका, उसे एक जाने की वजह से। तो मार्केट रेपुटेशन बेस के ऊपर एक तो हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी अच्छी कौन सी है, दूसरी उसकी एथिकल प्रैक्टिसेस किस कंपनी की बेहतर है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा जी, अब फार्मासिस्ट के लिए सारी एटोवास्टेटिन प्रोवाइडेड डेट के ये जितने भी ब्रांड्स क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 10 मिलीग्राम एटोवास्टेटिन है, तो सारी कंपनीज बता भी रही होंगी कि एटोवास्टेटिन कौन सी स्पेसिफिकेशंस के थ्रू है। ठीक है जी, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया है, यूरोपियन फार्माकोपिया, जिसके तहत किसके स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ये एटोवास्टेटिन इस प्रोडक्ट में शामिल है। सारी प्रोडक्ट में एटोवास्टेटिन ने जो 10 मिलीग्राम क्लेम कर रहा है, तो उसमें 95 कितनी रेंज होती है, 95 से 105%, 90 to 110 होती है, I guess, speaking. 90 से 110 तक। ठीक जी। तो ये इसका इतना कंटेंट जो है वो लाजमी एटोवास्टेटिन का मौजूद होना चाहिए। अच्छा, दूसरा केस ये है कि जो बायो फार्मास्यूटिक्स या बायो अवेलेबिलिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट की है, यानी कि लिपिटोल की, वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दूसरी प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। ये क्वालिटी देखने के बाद जो है फार्मासिस्ट ने देखनी होती है कॉस्ट, और ये कॉस्ट डिपेंड करता है कि किस तरह की कम्युनिटी को फार्मासिस्ट ट्रीट कर रहा है। ठीक जी, प्रेस्क्राइबर के लिए ये तो होगी बात फार्मासिस्ट। प्रेस्क्राइबर इनमें से कौन सी चीज सेलेक्ट करेगा और क्यों करेगा? सर जो कंपनी उसको ज्यादा फायदा दे रही होगी। कंपनी ज्यादा फायदा इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सर इन टर्म्स ऑफ इसके लिए भी कि पेशेंट की तरफ से उसको कंप्लेन नहीं आ रही हो, वो भी, और इसके अलावा जो मतलब जो सेल्समैन वगैरह आते हैं गिफ्ट वगैरह ऑफर कर रहे होते हैं। ठीक, यानी कि मार्केटिंग एक्टिविटी जिस कंपनी की ज्यादा होगी, जो ज्यादा स्ट्रांगली जब एटोवास्टेटिन प्रेस्क्राइबर ने लिखना हो, तो एटोवास्टेटिन लिखने के लिए जो ब्रांड नेम उसके जहन में पहले आएगा, ज्यादातर चांसेस इस बात के हैं कि वो वही ब्रांड नेम लिख देगा। ठीक है ना जी। जब एटोवास्टेटिन लिखना चाहेगा, जो ब्रांड नेम उसके जहन में पहले आएगा, उसके फिंगर टिप पे जो ब्रांड नेम होगा वो उसको लिख देगा। उसके बाद एक तो जेन्युइन मार्केटिंग एक्टिविटीज के तहत जो ब्रांड नेम उसको याद हुआ होगा, और उसके साथ साथ जो बेनिफिट्स दे रही होगी प्रेस्क्राइबर को इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज या गिफ्ट्स, वो प्रोडक्ट लिखेगा। ठीक जी। तो किसी भी तरह के बेनिफिट्स देना अनएथिकल है हमारे पास, आल्दो कि कई तरह के अनएथिकल प्रैक्टिसेस मार्केट में इस वक्त भी जो है वो चल रही है, जो कि अनएथिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं प्रेस्क्राइबर्स को, लेकिन वो अनएथिकल ही हैं, उनके कभी एथिकल ग्राउंड्स को उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक जी। तो फार्मासिस्ट हमारे पास फार्मूलेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ों को देख रहा होता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है जो प्रोडक्ट फार्मूलेरी में इंक्लूड हो जाएगी उसकी सेल्स उस हॉस्पिटल में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द कंपिटिटर्स। लेस थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट फार्मासिस्ट चाहता है, लेस थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट चाहता है फार्मासिस्ट पेशेंट्स के लिए। इसकी वजह से जो फार्मासिस्ट की नीड्स में शामिल है चीज़, फार्मासिस्ट की नीड्स में फार्मासिस्ट को फार्मा को इकोनॉमिक डेटा जो है वो हम प्रोवाइड कर सकें। फार्मा को इकोनॉमिक डेटा, हम उस डेटा को कहते हैं जहां पर कि कॉस्ट और बेनिफिट का साइंटिफिक डेटा हमारे पास मौजूद होता है, साइंटिफिक स्टडीज के थ्रू जो है वो डेटा मौजूद होता है, जो कि हम फार्मासिस्ट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक जी। लेट्स से कि अगर एक
आई ड्रॉपर है हमारे पास तो, ठीक है जी। दोनों आई ड्रॉपर्स में 50 रुपीज की कॉस्ट है दोनों आई ड्रॉपर्स की, ठीक है जी। ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशन की इसका फार्माको इकोनॉमिक डेटा इवन के ड्रॉप वाइज तक भी बताया जाता है कि अगर प्रोडक्ट ए ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशन ए में अगर 70 ड्रॉप्स जो है वो टोटल बनते हैं उसकी पूरी बोतल में, और प्रोडक्ट बी की बोतल में 50 ड्रॉप्स बनते हैं उसकी पूरी प्रोडक्ट में, ठीक जी। ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशन ए जो है वो 100 रुपीज़ की है और ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशन बी 70 रुपीज़ की है। तो फार्मासिस्ट या प्रिस्क्राइबर इसको इस तरह से देख रहा होगा कि प्रोडक्ट ए महंगी है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बी, राइट। और उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि कौन सी सॉल्यूशन से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, कितनी कम दिनों में पेशेंट ट्रीट हो जाता है। अगर प्रोडक्ट ए से पेशेंट 5 दिनों में जो है वो ट्रीटमेंट उसकी हो जाती है और प्रोडक्ट बी से जो है वो 7 डेज रिक्वायर्ड होते हैं, तो इट मीन्स के ओवरऑल बेनिफिट ज़्यादा रहा प्रोडक्ट ए का। प्रोडक्ट बी की कॉस्ट कम होगी लेकिन कॉस्ट के साथ साथ उसके बेनिफिट्स भी कम होगा, राइट। इसी तरह से अगर हम एंटीबायोटिक थेरेपी की बात करें, एक एंटीबायोटिक आ रही है 100 रुपीज़ की, ठीक है, उसकी 5 डेज की थेरेपी है। एक प्रोडक्ट जो है वो आ रही है 50 रुपीज़ की, उसकी भी 5 डेज की थेरेपी है लेकिन वो बीडी डोज में जाती है। तो इट मीन्स की ओवरऑल कॉस्ट प्रोडक्ट बी की, एंटीबायोटिक बी जो कि बीडी डोज में जा रही है 50 रुपीज़ पर टेबलेट, तो उसकी थेराप्यूटिक कॉस्ट टोटल आ गई 500 रुपीज़। प्रोडक्ट ए की भी आ गई 500 रुपीज़। प्रोडक्ट ए ओडी डोज में जा रही है, उसके बेनिफिट इक्वल नहीं है प्रोडक्ट बी से। प्राइस तो इक्वल हो गई लेकिन प्रोडक्ट ए का बेनिफिट ज्यादा है प्रोडक्ट बी के मुकाबले में। तो फार्माको इकोनॉमिक इटसेल्फ एक जो है वो ब्रांच है फार्मेसी की, फार्मेसी की भी और इकोनॉमिक्स की भी इसमें, या हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच कह सकते हैं। बहुत वाइड जो है वो ब्रांच है, बड़ी मुश्किल किस्म की इसमें कैलकुलेशंस और इंटरेस्टिंग भी है अपनी जगह पे। अगर कोई इसको फर्दर देखना चाहे तो फार्माको इकोनॉमिक्स को देख सकता है। फार्माको इकोनॉमिक डेटा हम प्रेजेंट करते हैं, उसकी नीड्स होती है फार्मासिस्ट के, इसके साथ साथ जो लार्ज पैकेजिंग है वो सूटेबल नहीं होती पर्टिकुलरली रिटेल फार्मेसीज के लेवल पर, क्योंकि लार्ज पैकेजिंग से होगा ये कि शेल्फ स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा उस प्रोडक्ट के लिए, और इसके साथ साथ जो बिलिंग अमाउंट है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि लेट से कि इंसुलिन का पेन अगर एक 2500 रुपीज़ का है एक पेन, और जो एक पैकेट आता है 1 पेक, उस 1 पेक में 5 पेन्स, तो ये कॉस्ट हो गई 12,500 रुपीज़ पर पेक। डिस्ट्रीब्यूटर से जो प्रोडक्ट्स रिटेल फार्मेसीज और हॉस्पिटल फार्मेसीज पे जाती हैं वो लूज प्रोडक्ट्स में नहीं जाती, यूनिट डोजेजेस में नहीं जाती, बल्कि पेक साइजेस में जाती है। अब अगर इंसुलिन पेन का एक पेक 5 पेन्स का है और उसकी टीपी ट्रेड प्राइस जो है वो 12,500 है, अगर इसके साइज को इंक्रीज कर दिया जाए, 20 पेन्स का एक पेक बना दिया जाए, तो ना सिर्फ ये कि ये फार्मेसी का जो बिलिंग काउंटर है उस पर भी बर्डन डालेगा। एक साथ जो है पहले फार्मासिस्ट एक पेक खरीद के अपने पास रख रहा था, जब 1 वीक में वो पेक कंज्यूम हो जाता था तो दूसरा पेक मंगा लेता था। अब जब 20 पेन का पेक बना के हमने उसको दे दिया, तो अब एक साथ उसने कितने जी 50,000 की एक तो उसने एक साथ पेमेंट निकालनी है, पेमेंट मैनेज करनी है। इसके साथ साथ वो 50,000 की पेमेंट अब 4 वीक्स तक बेंड हो जाएगी। पहले एक पेक वो 1 वीक में सेल करता था, दूसरा मंगा लेता था, अब 20 पेन का है वो 1 महीने तक उसका चलेगा। जब तक वो सारा कंज्यूम नहीं होता तब तक उसकी पेमेंट जो है वो लिक्विडेट होके बाहर नहीं आएगी। तो शेल्फ अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज पैकेजिंग सूटेबल नहीं होती फार्मासिस्ट के लिए, इसलिए फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग ही डिसाइड करती है कि कितना पेक साइज जाना है मार्केट में किसी प्रोडक्ट का। इसलिए मार्केटिंग ने फार्मासिस्ट की नीड के हिसाब से पैकेजिंग साइज को कंसीडर करना होता है। फार्मासिस्ट क्योंकि पेशेंट्स को एजुकेट करता है प्रोडक्ट्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, इसलिए जो पेशेंट इंफॉर्मेशन मटेरियल है, चूँकि हम यह देख चुके हैं
कि प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो जनरेट होती है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लेवल पे। वो इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करने होते हैं फार्मासिस्ट को। इसके साथ साथ इन स्टोर डिस्प्लेस जैसे कि OTC प्रोडक्ट्स के डिस्प्लेस जो है वो फार्मेसी में लगाने के लिए, या लार्ज एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स जैसे कि बिल बोर्ड्स वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट होती है फार्मासिस्ट को। आप इस फार्मासिस्ट में जो एक कॉमन मेडिकल स्टोर ऑपरेटर है वो भी शामिल है इन नीड्स के लिए। इसके लिए नहीं है क्योंकि ये काम उसने नहीं करना, नॉन फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑपरेटर ने ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। तो ये दो चीज़ें उसने नहीं करनी। बाकी चीज़ों के लिए हमने जनरली कंसिडर करना होता है मार्केट को। राइट, जिसके साथ दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में हमारे पास क्रोनिक पेशेंट्स में सी देयर नर्स मोर ऑफ देन ट्रीटिंग फिजिशियन। जो क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं, ऑन बेड पेशेंट्स होते हैं, इस तरह के पेशेंट्स जिनको कि उनके घरों में केयर प्रोवाइड की जा रही होती है, उनके साथ हमेशा एक नर्स जो है वो अटैच रहता है। अब ये एग्जैक्टली हमारे यहाँ शायद इतना फॉलो ना होता हो क्योंकि नर्स जो है वो थेराप्यूटिक डिसीजन कौन सी प्रोडक्ट लेगा पेशेंट या कौन सा थेराप्यूटिक मॉलिक्यूल पेशेंट को दिया जाएगा ये डिसाइड नहीं करता। हमारे यहाँ पे नर्सेस ये डिसाइड नहीं करते। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जो सीनियर नर्सेस हैं उनको लॉन्ग टर्म नर्सेस को ये लेवरेज जो है वो हासिल है लॉन्ग टर्म केयर पेशेंट्स के लिए। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो बिजी फिजिशियंस हैं वो खुद से सिलेक्ट नहीं करते ब्रांड नेम, सिर्फ सिलेक्ट करते हैं थेराप्यूटिक क्लास। ये भी हमारे चंद केसेस में होता है, ज़्यादातर केसेस में नहीं होता। पर्टिकुलरली जो हाई प्रोफाइल प्रोफेसर्स होते हैं, हाई प्रोफाइल फिजिशियंस होते हैं, जो कि ना सिर्फ एक गिवन सिटी में यानी कि कराची में बल्कि थ्रू आउट दी पाकिस्तान डिफरेंट मेगा सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दूसरे कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज में अपने प्रैक्टिसेस जो है वो कर रहे होते हैं। अब इस तरह के प्रोफेसर्स के पास जो है वो यूजुअली जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, सेलेक्टेड केसेस होते हैं, वो इन तक पहुंचते हैं और ऐसे ही पेशेंट्स को, ऐसे ही केसेस को अपने पास रखते हैं और इनकी प्रोफाइल के लिए, इनको ट्रीट करने के लिए अमूमन एक सिंपल जो है ना वो गाइडलाइन, प्रोफेसर्स गाइडलाइन बनाते हैं। हाई प्रोफाइल या बिजी फिजिशियंस गाइडलाइन बनाते हैं कि इस पेशेंट्स को ये मॉलिक्यूल देना चाहिए इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए। उसका ब्रांड कौन सा होगा, वो ब्रांड जो है फिर उसके जो असिस्टेंट्स होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक, अब अगर एक बिजी फिजिशियन है वो 3 से 4 कंट्रीज में अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, हर कंट्री में डिफरेंट ब्रांड्स के साथ प्रोडक्ट्स जो है वो अमूमन मौजूद होती हैं, तो उसके लिए वो उसको याद रखना भी मुश्किल होता है और ना उसके पास इतना टाइम होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसको खुद से अप्रोच कर सकें। हर ब्रांड वाली जो आपने जैसे एटोवास्टाटिन के लिए जितने भी ब्रांड्स हमने देखे हैं, ये सारी कंपनीज उस बिजी फिजिशियन को अप्रोच नहीं कर सकती। ऐसे बिजी फिजिशियंस के साथ अमूमन पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज होते हैं, जो कि ऐसे फिजिशियंस जो कि स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं। स्पेशलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग की, उस रिक्वायरमेंट के तहत ये फिजिशियंस के साथ अटैच होते हैं। और जब फिजिशियन थेराप्यूटिक क्लास सेलेक्ट कर लेता है, जैसे कि फिजिशियन कहता है कि इस पेशेंट को एटोवास्टाटिन जाना है और एटोवास्टाटिन के साथ वेलप्रोइक एसिड जाना है, वो सिर्फ इतना बता देगा। बाकी जो उसके जो असिस्टेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब ब्रांड कौन सा जाएगा। अब चूंकि ये पीजी पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट एंड पोस्ट